हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में वेलकम है। तो आज जो है हम लोग डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं 12 का। और हम जानते हैं कि 12 में जब बच्चे आते हैं तो 11th का जितना भी डिफ्रेंशिएशन है लगभग जीरो हो जाता है, भूल करके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आज नए सिरे से 11th को लेते हुए हम 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएशन जानने से पहले कुछ टर्म है जिस टर्म को डिफाइन करना जरूरी है, उस टर्म को समझना जरूरी है। जैसे देखिए यहाँ पर आएगा इंक्रीमेंट वर्ड। इंक्रीमेंट वर्ड मतलब हुआ कि डिफरेंस ऑफ फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू। डिफरेंस ऑफ फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू, उसको हम लोग इंक्रीमेंट कहते हैं। जैसे किसी आदमी का अभी पेमेंट मान लिया जाए कि 1 लाख रुपया है, और उसके अगले साल उसका पेमेंट अगर 1,05,000 रुपया हो गया, तो उसके पेमेंट में कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 5,000 का हुआ। क्या हुआ? 5,000 का हुआ। उसी तरह से देखिए यहाँ पर कोई रोड है, ठीक है, कोई रोड है, इसको हीट करेंगे। हीट करेंगे तो इसका थोड़ा जो है लेंथ बढ़ेगा, थोड़ा सा लेंथ बढ़ेगा। अब कोई सर्कुलर प्लेट है, उसको भी जब हीट करेंगे तो थोड़ा सा उसमें इंक्रीमेंट होगा, एरिया बढ़ेगा, रेडियस भी बढ़ेगा। तो इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट होगा। क्या होगा? इस स्मॉल इंक्रीमेंट होगा। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप प्रेस करेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा, लेकिन नॉर्मल आई से नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या है, चेंजिंग होगा। तो स्मॉल चेंज भी होता है। कैलकुलस में स्मॉल चेंज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इंक्रीमेंट क्या हुआ? द डिफरेंस ऑफ फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू। तो इंक्रीमेंट का डिफिनेशन क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू, है ना। तो इंक्रीमेंट का लिखिए डिफिनेशन। द डिफरेंस ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब होता है चेंज। वो बढ़ भी सकता है, और घटेगा तो इसको डिक्रीमेंट बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर इंक्रीमेंट जो है, इसका मतलब ये इंक्रीमेंट मतलब हुआ ओल्ड वैल्यू, एक मिनट, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू। इंक्रीमेंट का ये भी होगा कि चेंज वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू मतलब पहले, चेंज वैल्यू और आपका इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू वो इंक्रीमेंट हुआ। तो इंक्रीमेंट क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ चेंज वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, या न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। ये इंक्रीमेंट का डिफिनेशन हुआ। अब देखिए, अब आएगा आपको जो कैलकुलस में है, और वो चीज फिजिक्स में यूज है, कहीं केमिस्ट्री में यूज होता है, स्मॉल इंक्रीमेंट। स्मॉल इंक्रीमेंट क्या होता है? अगर कोई वेरिएबल एक्स है, देखिए पूरे कैलकुलस में एक्स और वाई वेरिएबल होता है। तो अब देखिए, एक्स में अगर बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट निकालना लिखना है, तो उसके लिए सिंबल होता है डेल्टा एक्स। तो देखिए स्मॉल इंक्रीमेंट, स्मॉल इंक्रीमेंट
इन एक्स इज डिनोटेड बाई, ये डिनोट करने का तरीका है, ये इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स। और ऐसे भी होता है, स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, दो तरह का सिंबल है, एक ट्रायंगल ऐसा, एक हाफ एट, मीना पूरा कंप्लीट नहीं करना है। देखिए फिर से लिख देते हैं क्लियरली, ये 8 लग रहा है, 8 लिखिए, लेकिन ऐसा ही इतना दूर तक लिखिएगा, पूरा नहीं कीजिएगा। ये स्मॉल इंक्रीमेंट के लिए यूज होता है। ये जो सिंबल है बहुत ही छोटा इंक्रीमेंट है ना। जैसे कि मान लें कि कोई लीनियर एक्सपेंशन होता है, रॉड को अगर गर्म करेंगे तो हल्का सा चेंजिंग होगा लेंथ में, तो वो बहुत ही स्मॉल इंक्रीमेंट के लिए ये डेल्टा एक्स या ये इस तरह से दो तरह के दो सिंबल है। अगर उसी तरह से वाई में अगर इंक्रीमेंट कराना है, अगर वाई में इंक्रीमेंट कराना है तो डेल्टा वाई होता है ना। तो देखिए आगे जो है आपका यहां पर सिमिलरली स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स इन वाई वाई में, वाई भी वेरिएबल है, इन वाई इज डिनोटेड बाई डेल्टा वाई। अगर टी में इंक्रीमेंट दिखाना है तो ये डेल्टा टी हो जाएगा, जेड में दिखाना है डेल्टा जेड हो जाएगा, यू में स्मॉल इंक्रीमेंट दिखाना है डेल्टा यू हो जाएगा, भी में स्मॉल इंक्रीमेंट दिखाना है डेल्टा भी हो जाएगा। यानी जिसमें इंक्रीमेंट दिखाना है स्मॉल इंक्रीमेंट, बड़ा इंक्रीमेंट नहीं, उसमें डेल्टा यूज होगा। तो कहने का मतलब है डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, जहां डेल्टा लग गया वो बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो आप इंक्रीमेंट समझे और स्मॉल इंक्रीमेंट समझे, इसमें क्या क्या टर्म की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में समझना है। अब जो है आपको बताया जाएगा कि इंक्रीमेंटल रेशियो क्या होता है। देखिए इंक्रीमेंटल रेशियो जो है क्या होता है, इंक्रीमेंटल रेशियो क्या होता है वो समझिए। इंक्रीमेंटल रेशियो, अगर एक्स में चेंजिंग है डेल्टा एक्स और वाई में चेंजिंग है डेल्टा वाई, तो दो क्वांटिटी का जो रेशियो होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, वही इंक्रीमेंटल रेशियो कहलाता है। तो देखिए इसका डिफिनेशन जो होगा क्या होगा, इफ डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स बी द स्मॉल change in y and x, then delta y upon delta x, then the ratio delta y upon delta x is called incremental ratio, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो है इंक्रीमेंटल रेशियो कहलाता है ना। तो यानी आई आर
इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यही आपका इंक्रीमेंटल रेशियो हुआ। तो अभी तक हम लोग पढ़े इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या हुआ? चेंज ऑफ फाइनल, डिफरेंस ऑफ फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू, या डिफरेंस ऑफ न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स और वाई में डेल्टा एक्स डेल्टा वाई यूज होता है, ठीक है। टी में डेल्टा टी होता है। अच्छा, उसके बाद इंक्रीमेंटल रेशियो क्या होता है कि दो चेंज, जो स्मॉल चेंज हुआ उसका जो रेशियो होता है वो इंक्रीमेंटल रेशियो होता है। अब आपको आगे पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि यहां पर आगे देखिए क्या है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट, देखिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कॉफी डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन y with respect to with respect to with respect to with respect to x, और इसी को शॉर्ट में dc ऑफ y, देखिए WR2 विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसको एक ही चीज है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y WR2 x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये इसका मतलब देखिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट, या DC यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए क्या होता है, dy बाई डी एक्स जो है, dy बाई डी एक्स, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसा नहीं कि डी काट देना है, ऐसा नहीं है। इस सिंबल का मतलब होता है कि देखिए इसका पढ़ेंगे कैसे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ WR2x विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे पढ़ेंगे। उसी तरह से अगर dy बाई डी जेड है तो इसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए ds बाई डी टी, इसको फिजिक्स की भाषा में वेलोसिटी भी कहते हैं। तो इसका जो है क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ s रिस्पेक्ट टू एक्स टी, डेरिवेटिव ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t। ये तो पढ़ने का तरीका हुआ। ऐसा नहीं समझिएगा कि डी इंटू वाई है और d इंटू एक्स है, ये भूल से भी नहीं समझना है।
ये डी एक सिंबल है, ना कि कोई ये लेटर है कि डी इंटू वाई, डी इंटू एक्स, वाई वाई एक्स काट करके चलाता है बच्चा। ऐसा नहीं करना है। ये इसका मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ वाई डी सी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये कैसे होता है, कैसे निकलता है, आपको बताते हैं। तो ये जो है आपको पढ़ने के लिए तरीका, जो बात कंफ्यूजन में था कि वो दूर कर दिए, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, कि डी वाई बाई डी एक्स यानी डी डी कटना नहीं है, वाई वाई एक्स लिखना नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो आगे क्या होता है, देखिए यहाँ पर, कि देखिए यहाँ पर ये नोट में लिखना है, जरूरी है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स जो है, इन डी वाई बाई डी एक्स जो है इंक्रीमेंटल रेशियो जो होता है वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है। इंक्रीमेंटल रेशियो का लिमिट लीजिएगा, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यानी डेल्टा एक्स बिल्कुल जीरो के करीब है, इक्वल टू नहीं है, तो उसके जगह पर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। या तो इसको आप ऐसे लिखिए, ऐसे अच्छा रहेगा। इंक्रीमेंटल रेशियो का लिमिट लेंगे तो इस जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वही डी वाई बाई डी एक्स होगा। उसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए अब देखिए, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, जो फिजिक्स में पढ़ते हैं वो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर जो डेल्टा है वहां पर डी डाल देंगे, डी एस, यहाँ डी डेल्टा, यहाँ डी डाल देंगे, डी एस बाई डी टी। ये जो हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसी को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। इसी को आप क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वेलोसिटी कहलाता है। तो भी को कैलकुलस की भाषा में ds बाई डी टी बोलेंगे। अब देखिए लिमिट है डेल्टा टेंस टू जीरो, लिमिट का दो सिंबल है, LIM लिखिए या LT भी होता है, ठीक है। तो हम LT यूज कर ही देते हैं। लिमिट LT LIM दोनों आप कुछ भी यूज कर सकते हैं शॉर्ट में। तो देखिए जैसे हम LT यूज करते हैं, LT या LIM एक ही चीज है। डेल्टा टेंस टू जीरो है और डेल्टा V बाई डेल्टा टी है, तो V की जगह पर D डालेंगे, DV, यहाँ पर डेल्टा की जगह पर D डालेंगे, DV बाई डी टी। DV बाई डी टी हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। यही जो है आपका A होता है या F होता है, जिसको कि dv बाई डी टी कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब देखिए आपको नई चीज बताते हैं जो बहुत कम टीचर लोग भी बताते हैं इसको, कि अगर मान लिया जाए कि ये लिमिट है डेल्टा टी टेंस टू जीरो है और कहेगा कि DA बाई डी डेल्टा A बाई डेल्टा टी क्या होगा? डेल्टा A बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी ये होता है DA बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को फिजिक्स की भाषा में जर्क कहते हैं। जर्क का भी डायरेक्शन होता है, ठीक है। आप कहीं, अब रूरल एरिया नहीं, पटना शहर में भी कहीं जाइएगा, कहीं भी आपको जर्क वाला रोड मिलेगा। वो ऐसा रोड नहीं है जिसमें जर्क नहीं है। हो सकता है आप गड्ढे में गिर जाइए, बहुत काम चल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन
वह भी जर्क, वो उसको जर्क कहा जाता है। तो देखिए कैलकुलस और मैथ्स दोनों में ऐसा है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, एक दूसरे का पूरक है, कि मैथ्स समझ में नहीं आएगा तो फिजिक्स भी समझ में नहीं आएगा, ये 100% गारंटी है। वो ऐसा बच्चा नहीं होता है जिसका मैथ्स खराब हो और फिजिक्स अच्छा हो, ये इम्पॉसिबल है। मैथ्स अच्छा तो फिजिक्स अच्छा, तो बिना मैथ्स का फिजिक्स हो नहीं सकता है। अब ये कहिएगा कि हम इस स्पीड, वेलोसिटी और कुछ 4 गो मोमेंटम का डिफरेंशन याद कर लिए और हमको फिजिक्स आ गया, ऐसी बात नहीं है। तो अगर आपको फिजिक्स समझनी है तो उसके लिए कैलकुलस समझना पड़ेगा। कैलकुलस समझने का मतलब है कि मैथ समझना पड़ेगा। विदाउट मैथ आपका फिजिक्स हो ही नहीं सकता। तो चलिए ये तो हो गया। अब हम कुछ सम इम्पोर्टेंट फार्मूला बताएंगे, है ना। ये चूंकि 12 का बैच है तो 11th की फार्मूला को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं, है ना। तो अब जो है यहाँ पर आगे सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इसका प्रूफ भी पढ़ना है, लेकिन हम अभी 11th में पढ़ना है। तो 11th का जब बैच होगा उसमें हम प्रूफ भी करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, लेकिन फाइनली फार्मूला सब बच्चे को जानना है। 11th के बच्चे को भी, 12 को बच्चे को फार्मूला प्रूफ करने के बाद भी फार्मूला का जो लिस्ट है आपको याद रखना पड़ेगा। तो सम इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है, देखिए यहां पर एक बताते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्राइक फंक्शन, फंक्शन वाइज हम फार्मूला लिखवा देते हैं। अलजेब्राइक फंक्शन है, उसमें एक फार्मूला मात्र है कि y इक्वल टू, अगर x टू दी पावर n है, y इक्वल टू x टू दी पावर n है, तो यहां पर n यहां पर कोई भी रियल नंबर है, तो dy बाई डी एक्स जो है वो इसका डिफ्रेंसिएशन जो है dc जो होता है, फाइंड द dc या फाइंड द डिफ्रेंसिएशन, फाइंड द डेरिवेटिव, एक ही चीज है। dy बाई डी एक्स जो होता है nx n-1 होता है। यहाँ n कोई भी नंबर हो सकता है, रेशनल, इरेशनल, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब इस पे यूज करने का तरीका बताते हैं। जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर 7 है, तो dy बाई डी एक्स जो है, चूंकि n यहाँ पर कितना है, 7 है, तो n यहाँ 7 है, तो n x एक कम हो जाएगा, तो यानी 7x की पावर 6 हो जाएगी, 7x की पावर 6 हो जाएगी। अब देखिए यहां पर y इक्वल टू, अगर रूट x है, रूट x मतलब का डिफ्रेंसिएशन मतलब हुआ कि यहां पर x की पावर हाफ है, रूट मतलब होता है x की पावर 1/2। तो अब dy बाई डी एक्स जो होगा, जो dy बाई डी एक्स होगा, है ना, देखिए dy बाई डी एक्स जो है n हो गया हाफ, n हो गया हाफ, x हाफ -1, यानी 1/2 x की पावर माइनस हाफ हो गया। तो इतना भी छोड़ सकते हैं, और नीचे अगर लाइएगा तो प्लस हाफ हो जाएगा, क्योंकि पावर जब ऊपर से नीचे आता है तो निगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव होता है तो निगेटिव हो जाता है। तो रूट एक्स की पावर हाफ मतलब 2 रूट एक्स, तो यानी x की पावर हाफ का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स हुआ। अब देखिए y इक्वल टू, यहां पर अगर 3 है, इसका मतलब हुआ x की पावर 1/3 है, तो यहां पर अब dy बाई डी एक्स जो होगा 1/3 x 1/3 -1, यानी 1/3 x की पावर -2/3 हो गया। इसको नीचे लाइएगा तो 1/3 x की पावर 2/3 हो गया। अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, यहां पर आपको x की पावर -2 है, यहां पर 5 है, यहां पर आपका 5 है।
अब बच्चा यहाँ क्या होता है, पावर को तोड़ नहीं पाता है। तो देखिए यहाँ x इसका पावर -2 हुआ। ये कोण जो बन रहा है, ये कोण के अंदर में जो है ये जो नंबर है 1/, कर देना है। ये कोण के अंदर में जो नंबर होगा, आप कहिएगा कि रूट के अंदर में कोण में कोई नंबर नहीं है, यहाँ 2 छिपा हुआ है, यहाँ 2 छिपा हुआ है। तो √x मतलब x की पावर हाफ होता ही है, वहां 2 लिखा नहीं रहता है, आपको मान के चलना। उसी तरह से यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोण जहां बन रहा है, वो कोण के अंदर में जो नंबर है 1/, कर देना है। तो ये a का पावर m इंटू n, जो आप 9th से 8th से पढ़ते आ रहे हैं, a का पावर mn हो गया। अब डिफ्रेंसिएशन जो होगा dy/dx -2/5 x, घटाते हैं हम लोग 2/5, है ना, 2/5 -1 हो गया, -2/5 -1 हुआ, है ना, -2/5 -1 हुआ, तो यानी -2/5 x के पावर -7/5 हो गया। अगर लाने का मान नीचे कर रहा है x को, तो पीछे तो 7/5 करना पड़ेगा या वहीं छोड़ देना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग फार्मूले को यूज करते हैं, फार्मूले को यूज करते हैं, x की पावर n का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, nx n-1 कर करके निकालते हैं। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल दे दिए, है ना। अब हम और कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं उसी पर, और एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए क्या है कि अगर y इक्वल टू 1/x है, तो इसको हम x की पावर -1 लिखेंगे। नीचे है x, ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो dy/dx जो है ये हो जाएगा -1, x की पावर -1, ये -1, x की पावर -2, -1/x² हो गया। तो इस तरह से आपको निगेटिव पावर वाले को करते हैं और हम बढ़ाते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। अब देखिए यहाँ पर y इक्वल टू 1/√x है, अब इसको ऊपर ले जाना जरूरी है। तो x की पावर -½ हो गया, चूंकि ये हाँ x की पावर ½ है। अब dy/dx जो है लगेगा तो nx n-1 होगा, तो -1/2 x -½ -1, तो -1/2 x की पावर -3/2 हो गया। अब बहुत सारे एग्जाम्पल आपका हो गया, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, जब निगेटिव पावर होता है तब क्या होता है, जब फ्रैक्शन पावर होता है तब क्या होता है, सबका एक ही फार्मूला है nx n-1 का। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन में एक ही फार्मूला है x की पावर n, उसी से आपको याद रखना है। तो अब जो है हम लोग नया जो है चीजें हैं फंक्शन, जैसे अब आएंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोग फार्मूला हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का चलते हैं। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल TI होता है, बट प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसका y इक्वल टू e⁻x, बेस कांस्टेंट रहेगा और पावर वेरिएबल होगा, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। e⁻x का dy/dx e का पावर x ही रह जाता है, उसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं होता है। e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है।
अब इसमें कुछ नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है? अगर बेस ई नहीं रह करके, है ना, बेस आपका ए हो, y इक्वल टू ए टू द पावर x, तो यहां पर क्या है, dy बाई डी एक्स याद रखेंगे। dy बाई डी एक्स जो है जैसे ई लिखते हैं वैसे ही लिख दीजिएगा, लेकिन एक चीज याद रखना है, यहाँ log होगा और जो बेस है ए, ये ए हो जाएगा, यानी ए का पावर x का डिफरेंशिएशन ए का पावर x मल्टीप्लाइड करना है log ऑफ जो बेस है ए है, ए है। तो अब देखिए जैसे कि यहाँ पर, अब जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे समझाना होगा, 10 के पावर x, 10 के पावर x dy बाई डी एक्स, 10 की पावर x log 10, सर को बोला था, y इक्वल टू 7 की पावर x dy बाई डी एक्स, 7 की पावर x log 7 हो गया। 5 की पावर x है dy बाई डी एक्स जो है 5 की पावर x log 5 हो गया। तो फोन आ गया है। तो y इक्वल टू 5 की पावर x है, तो 5 की पावर x बेस यहाँ पर 5 है, तो देख रहे हैं, तो log 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर y इक्वल टू 6 की पावर x है, तो dy बाई डी एक्स जो है 6 की पावर x log 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ y का पावर अगर कोई भी नंबर है, जैसे 3 की पावर x है, तो dy बाई डी एक्स जो है 3 की पावर x log 3 हो गया। इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोग, है ना, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इस तरह से e का पावर x का ये तो फिक्स है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और ये जो है आपका, ये याद रखना है मेन चीज, जब a का पावर x होगा, ये एग्जाम्पल दिए हैं। अब आइए लॉगरिथमिक फंक्शन, अब हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो क्या होता है, y इक्वल टू, जब बेस e रहता है, और जब बेस e रहता है तो उसको log को ln x भी लिखते हैं। ln x एक log है जिसका बेस e है, इसको ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, तो dy बाई डी एक्स जो है log ex का 1 बाई एक्स हो जाता है। तो log x का dc 1 बाई एक्स लिखा हुआ अगर है, इसका मतलब उसका बेस e है। बेस यहाँ पर e रहना जरूरी है, बेस e रहना जरूरी है। जब बेस e नहीं रहेगा तब क्या होगा, अब उसको नोट पॉइंट पे हम लोग ले चलेंगे। तो यहाँ पर नोट पॉइंट में चलेगा कि जब बेस e नहीं रहेगा तब क्या होगा। तो यहाँ पर नोट में, यहाँ पर जब बेस a रहेगा तो हमको बेस e में कन्वर्सन करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए ये log है, इसका बेस a है, यहाँ पर
आर्गुमेंट इसको कहते हैं। ऐसे समझने के लिए आप पावर लिखिए, लॉग ए ई हो गया इनटू लॉग, यहाँ ई जो है, ये ई जो है पावर जो है इस दूसरे लॉग का बेस हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। तो लॉग ए ई, कहीं इसमें एक्स नहीं है, ये तो कांस्टेंट हो गया। तो अब देखिए y इक्वल टू लॉग ए एक्स है, तो इसको हम लोग लॉग ए ई इंटू लॉग ई एक्स लिखेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो कांस्टेंट बाहर हो जाता है और वेरिएबल का डिफ्रेंसिएशन होता है। तो लॉग ए ई हो गया और लॉग ई एक्स का 1/x होता है, याद रखना है। यानी बेस ई आपको हर हालत में लाना है, तब ही डी सी 1/x होगा। अब आपको आगे जो है देखते हैं, आगे इसी का कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। देखिए क्या है यहाँ पर, y इक्वल टू, मान लें कि बेस 10 है। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो सबसे पहला आपका काम है बेस ई लाना। तो 10 छोड़ दीजिए, जो लॉग का बेस है ये ई कर दीजिए, इंटू लॉग ये ई है, ये ऐसा हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है लॉग 10 ई और लॉग ई एक्स का 1/x हो गया। अब जैसे y इक्वल टू लॉग बेस 7 है, तो y इक्वल टू लॉग 7 ई इंटू 1 बेस ई लाइए, तो लॉग ई एक्स हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है आपका क्या हो गया, लॉग 7 ई लॉग ई एक्स का 1/x हो गया। अब देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल देकर के आपके कन्फ्यूजन को दूर करने का कोशिश करेंगे, और आपकी इच्छा होगी कन्फ्यूजन दूर कर लें तभी हो सकता है। इन्हें कि हम पढ़ा रहे हैं, आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। अब देखिए लॉग जो है 5, बेस 5 है और आर्गुमेंट यहाँ पर x है, तो सबसे पहले लॉग 5 रहने दीजिए, यहाँ ई डालिएगा। कैसे चेंज करते हैं सीखिए, कोशिश कीजिए, 5-6 बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। लॉग 5e को छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है, वो कांस्टेंट है। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है ये लॉग 5e और लॉग ई एक्स का 1/x हो गया। अब देखिए y इक्वल टू लॉग 2 बेस है, पावर x है, तो अब यहाँ फिर बेस चेंज करेंगे, log 2e और इको log ex करेंगे। अब यहाँ पर बेस e पर आ गया और log 2e कांस्टेंट है, तो log 2e जब कांस्टेंट है तो log 2e 1/x हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स log 2e कांस्टेंट है, उसको कुछ नहीं करना है, वो आपका यूं रह जाएगा, log ex 1/x हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि log फंक्शन का कैसे होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे होता है ना, और अलजेब्रिक फंक्शन का कैसे होता है। एक बच्चा है ट्रिमेट्रिकल, अभी इन्वर्स भी है, बट अभी ट्रिमेट्रिकल करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो ट्रिमेट्रिकल फंक्शन का होगा। तो ट्रिमेट्रिकल फंक्शन का जो है, ट्रिमेट्रिकल फंक्शन का फॉर्मूला जो है, ट्रिमेट्रिकल फंक्शन का देखिए क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स है, इसका डी वाई बाई डी एक्स जो है कॉस एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है। y इक्वल टू कॉस एक्स है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स जो है आपका माइनस साइन एक्स हो जाएगा। y इक्वल टू टेन एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है
वो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, y इक्वल टू कॉट एक्स है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, बिल्कुल याद रखना है। y इक्वल टू सेक एक्स है, तो डी बाई डी एक्स जो है सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, ये एट ग्लांस रहना चाहिए। y इक्वल टू कॉसेक एक्स है, तो डी बाई डी एक्स जो है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है। यहाँ ऑब्जर्व करेंगे जो भी फंक्शन सी से शुरू होता है, कॉस कॉट कॉसेक, उसका डिफ्रेंसिएशन माइनस में होता है। सी से कॉस शुरू हुआ, कॉट शुरू हुआ, कॉसेक, यानी डीसी ऑफ को फंक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। यानी आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं डीसी यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ को फंक्शन जो सी से शुरू हो रहा है, को फंक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा माइनस में होगा। उसमें साइन का कंफ्यूजन आपको दूर कर दिए कि यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन जो होगा को फंक्शन का ऑलवेज माइनस में होगा। कॉस कॉट कॉसेक ये देखिए सब माइनस में हुआ। तो ट्रिमेटिकल फंक्शन चूंकि 6 ही फार्मूला है ना, ये ट्रिमेटिकल फंक्शन का ये 6 फार्मूले को याद रखना है। अब इन्वर्स वाला बचा, तो अगले दिन जो है अगले लेक्चर में आपका इन्वर्स फंक्शन का डीसी क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके बाय।